हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? अगेन आज हम बात करेंगे कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, इसका पार्ट 4 के बारे में हम देखेंगे। पार्ट 3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन्होंने वो नहीं देखे उनको देख लेना। और इन सेशंस को देखने के बाद आपको कहीं पे और कुछ पढ़ने की या देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड, इन सेशंस में हम कुछ MCQs की भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको किस तरह जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको समझ में आए। थर्ड, कि इन कोड्स से किसी भी एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो अब आप इन सेशंस को देखने के बाद उसको ईजिली कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 ऑफ द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। चलिए जी। अच्छा, इस कोड में कुछ चैप्टर्स दिए हैं और कौन से चैप्टर में किन प्रोविजंस के बारे में बात की है वो मेंशन किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ना मैच द फॉलोइंग करके आपको क्वेश्चंस पूछेगा और पूछेगा कि इस कौन से चैप्टर में कौन से प्रोविजंस के बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। जैसे कि चैप्टर 1 ऑब्वियसली आपको पता है कि कोई भी एक्ट हो या कोई भी कोड हो, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो उसकी डेफिनेशंस के साथ ही डील करता है, तो वो तो हमें इजीली याद रह जाएगा। दूसरा चैप्टर डील करता है यहाँ पे बाईपेटाइट फोरम्स के साथ। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी बाई मतलब आता है उसका मतलब आता है टू, तो इसलिए चैप्टर 2 जो है वो डील करेगा बाईपेटाइट फोरम्स के साथ। चैप्टर 3 डील्स विद द ट्रेड यूनियन। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसका याद रख लो, जो पहला लेटर है ना ये T3, इस तरह से, क्योंकि अगर आप आगे किसी भी वर्ड्स को देखोगे तो किसी भी वर्ड में जो उसकी जो स्टार्टिंग है वो T लेटर से नहीं है, तो इसको इस तरह आप याद रख लो। ठीक है, अब चलते हैं सबसे लास्ट में। देखो आप चैप्टर 13 और 14, तो जो चैप्टर 13 है डील्स विद द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज एंड चैप्टर 14 डील्स विद द मिसलेनियस प्रोविजंस। ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, तो ये तो पहले वैसे ही हो गए। अच्छा, एक है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और एक है आपका वर्कर रीस्किलिंग फंड। इसके आपको चैप्टर नहीं पूछेगा, इसके आपको पूछेगा कि इसका सेक्शन कौन सा है या ये कौन से कोड में मेंशन है, ये चीज़ें पूछेगा। वर्कर रीस्किलिंग फंड ये कौन से सेक्शन में मेंशन है और या फिर ये कौन से कोड में इसका मेंशन है। दूसरा, ये जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है इसका चैप्टर तो आपको नहीं पूछेगा, बट इसका आपको शेड्यूल ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान में रह गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। चैप्टर 6 देखो यहाँ पे डील्स विद द आर्बिट्रेशन। ओके, और चैप्टर 7 डील्स विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, उसका मैकेनिज्म। तो हम जब भी हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का जो रेजोल्यूशन है वो कैसे होता है, तो हमें पता है कि सबसे पहले आर्बिट्रेशन के द्वारा ही उसका रेजोल्यूशन निकाला जाता है, फिर कंसीलिएशन ऑफिसर के थ्रू, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के थ्रू, और फिर जो है वो नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के थ्रू। तो यहाँ इस तरह आप इसको याद रख सकते हो कि चैप्टर 6 पहले आर्बिट्रेशन आएगा, फिर मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसमें कि हम कंसीलिएशन ऑफिसर, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? और इसके अलावा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स जो कि चैप्टर 8 में आता है। चैप्टर 9 डील्स विद द ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर एंड चैप्टर 10 डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू LRC इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स, दैट इज ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। तो पहले इस तरह इसको याद रख लेना कि पहले सिंपल LRC के बारे में बात होती है, फिर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ LRC के बारे में बात होती है, दैट्स इट। तो चैप्टर 9 और 10 इस तरह हो जाएगा आपका। और चैप्टर 4 डील्स विद द स्टैंडिंग ऑर्डर और चैप्टर 5 डील्स विद द नोटिस ऑफ चेंज। इसका भी मोस्टली आपको वैसे शेड्यूल पूछेगा, ये जो दोनों जो है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ से मतलब आप खुद भी बना सकते हो कि मैं किस तरह इनको याद रखूँ। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी डेफिनेशंस वाले पार्ट में बता दिया है कि पहला शेड्यूल डील करता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स के मैटर्स के साथ, दूसरा शेड्यूल डील करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के साथ, और तीसरा शेड्यूल डील करता है नोटिस फॉर चेंज के साथ। तो इसको तो याद रखना ईजी है, SUN। शेड्यूल S मतलब 1, U मतलब 2 और N मतलब 3। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह आप इनको याद रख सकते हो। अब चलते हैं आगे। ओके, सो आज हम अभी चैप्टर की कौन सी बात करेंगे? चैप्टर 6 विच डील्स विद द आर्बिट्रेशन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसको ना मैं आपको आज थोड़ा सा ना अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि ये जितना भी आपको लिखा है ना, ये आप इसको खुद पढ़ पाओ। बाद में मैं आपको समझा दूंगा, पूरा आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये खुद पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 42, सेक्शन 42 विच डील्स विद द वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या याद रखना है कि जो आर्बिट्रेशन है वो कौन से सेक्शन में उसकी बात होती है, दैट इज सेक्शन 42। पहला क्वेश्चन आपका बन गया, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको समझते हैं पहले इस डायग्राम से। देखो, पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, सेक्शन 42 डील्स विद द आर्बिट्रेशन, दैट्स इट।
दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे समझो होता क्या है, कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जब होता है, ठीक है, वो आपके पास एम्प्लॉयर और वर्कर, ऑब्वियसली जो डिस्प्यूट होगा वो एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच में होगा, तो वो जो भी डिस्प्यूट है वो ये दोनों मिलके एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। और उस एग्रीमेंट के थ्रू ये डिसाइड होता है कि ये जो हमारा डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व कौन करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं थ्रू दिस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कि हमारा जो डिस्प्यूट है वो एक थर्ड पर्सन सॉल्व करेगा जिसको कि हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर। या ये तो एक भी हो सकता है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक कहानी सिंपल है, डिस्प्यूट हुआ, उसको एम्प्लॉयर और वर्कर ने बोला, एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड किया कि ये जो हमारा डिस्प्यूट है इसको एक थर्ड पर्सन रिजॉल्व करेगा जिसको कि हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर। वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी तक की कहानी क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जैसे ही उन्होंने बनाया तो ये पहले पहले कहाँ जाएगा, ये दिया जाएगा टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कंसिलिएशन ऑफिसर के पास, ठीक है, ईजी है। तो ये उन्होंने एग्रीमेंट बनाया और मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर और वर्कर खुद आपस में ही मिलकर एग्रीमेंट बना के उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये मतलब उनके नॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए कि ये जो डिस्प्यूट है ये किसके बीच में है और क्या डिस्प्यूट है और इसको कौन सॉल्व कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो ये एग्रीमेंट पहले गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। गवर्नमेंट फिर उसके बाद क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को लगता है, इफ़ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट जो रेफरेंस मेकिंग पार्टीज़ हैं रिप्रेजेंट कर रही हैं मेजॉरिटी ऑफ ईच पार्टी, कि ये जो वर्कर है या ये जो एम्प्लॉयर हैं जो भी ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ ईच पार्टी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट में 1000 वर्कर्स हैं और ये जो वर्कर्स हैं अभी जो एग्रीमेंट बना रहे हैं ये कोई उन 1000 में से 10 हैं, बट क्या ये 10 जो है वो उन्हीं 1000 की बात को आगे रख रहे हैं या फिर अपना ही एजेंडा जो है वो आगे चला रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस चीज़ को चेक करती है कि ये जो भी रेफरेंस बना रही हैं पार्टीज़ क्या वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रही हैं मेजॉरिटी ऑफ ईच पार्टी। और अगर तो गवर्नमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालती है, ठीक है। वो नोटिफिकेशन होती है टू नॉन पार्टी बट कंसर्न इन डिस्प्यूट, जो कि उस डिस्प्यूट में पार्टी नहीं है बट फिर भी कंसर्न है उस डिस्प्यूट के, मतलब उसका इम्पैक्ट जो डिस्प्यूट है उसका जो आगे अवार्ड या रिजल्ट या सेटलमेंट होगी उसका बाकी वर्कर्स के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो उनके लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्यों, टू टेक देयर ओपिनियन बिफोर आर्बिट्रेट, मतलब उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपनी बात आर्बिट्रेटर के सामने रख सकते हो। तो ये दिस इज़ द प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको एक एक्सेप्शन याद रखनी है वो क्या है, ये जो वर्कर्स है ना, ये वर्कर्स कौन होंगे, ये वर्कर्स होंगे अगर तो किसी ट्रेड यूनियन में नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल है तो यही नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल जो है वो इन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया अभी तक का। दूसरा, अगर मान लो किसी ट्रेड यूनियन में किसी एस्टेब्लिशमेंट में नेगोशिएटिंग यूनियन या नेगोशिएटिंग काउंसिल नहीं है, यहाँ पे थी तो इसी ने ही जो है वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया, बट सपोज कि यहाँ पे किसी एस्टेब्लिशमेंट में ये नहीं है, दैट इज़ नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं है, तो उस केस में ट्रेड यूनियन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। और अगर मान लो एस्टेब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियन भी नहीं है तो उस केस में जो है वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स जो कि डिसाइड किए जाएंगे बाय ऑल दी वर्कर्स, वो रिप्रेजेंट करेंगे वर्कर्स को। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी कहानी कहाँ तक पहुँच गई, डिस्प्यूट हुआ, एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट को उन्होंने के थ्रू उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो आर्बिट्रेटर होगा वो कौन होगा, बट उससे पहले उन्होंने उस एग्रीमेंट को गवर्नमेंट के पास भेजा और कंसर्न पार्टीज़ को भेजा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है कि ये जो एग्रीमेंट बनाने वाले जो लोग हैं वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ दी कंसर्न पार्टीज़, तो फिर वो एक नोटिफिकेशन निकाल के बाकी जो नॉन पार्टीज़ हैं बट कंसर्न है टू दैट डिस्प्यूट उनको उनसे ओपिनियन लेती है कि वो आगे जाके अपनी बात रख सकते हैं बिफोर द आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब इसके बाद मान लो ये जो मैंने कहा था कि आर्बिट्रेटर एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मान लो जो आर्बिट्रेटर का नंबर है वो इवन नंबर है 2 4 6 8 जितना भी, ठीक है, और इवन नंबर है और ऊपर से कोई भी डिस्प्यूट है उसमें वो इक्वली डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियन। मान लो 4 जो है वो आर्बिट्रेटर हैं, उनमें से 2 बोलते हैं 2 आर इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉयर एंड 2 आर इन द फेवर ऑफ वर्कर। तो उस केस में डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो उस केस में इसी एग्रीमेंट के थ्रू एक अंपायर को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा और वो जो अंपायर जो कि एक थर्ड पर्सन होगा वो फिर डिसीजन देगा और वो जो डिसीजन होगा शेल प्रिवेल करेगा।
मतलब उसके डिसीजन को माना जाएगा कि दिस इज़ द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो अंपायर है इसको ध्यान में रखना, ये मेंशन है कौन से प्रोविजन में? दिस इज मेंशन इन द सेक्शन 42 ऑफ द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब ये जो अवार्ड है, जैसे ही ये अवार्ड आया उसको सेंड किया जाएगा अगेन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को भेज दिया। और यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो डिस्प्यूट है इसके रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो स्टॉप कर सकती है स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। मतलब कोई भी एम्प्लॉयर या वर्कर इस डिस्प्यूट जो कि अभी तक आर्बिट्रेशन में है, ठीक है, अभी प्रोसीडिंग्स में है, उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोई भी एम्प्लॉयर और वर्कर स्ट्राइक्स और लॉकआउट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को स्टॉप कर सकती है। बस इतनी सी बात है। एंड द लास्ट थिंग इज कि जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996 है, अब वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, विल नॉट अप्लाई हियर। जो आर्बिट्रेशन में पहले ये वाला एक्ट अप्लाई होता था, इसके प्रोविजंस अप्लाई होते थे, वो यहाँ पे नहीं होंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो, मैं आपको ना एक बता देता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे आपको जितना भी समझाया वो आप किस तरह पढ़ोगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा उसको एम्प्लॉयर और वर्कर साथ में मिलके एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाएंगे और ऐसा पर्सन डिसाइड करेंगे जो कि उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा, जिसको कि हम आर्बिट्रेटर बोलेंगे। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि जो एग्रीमेंट है वही प्रोवाइड करेगा कि वहाँ पे इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम जो है वो क्या करेंगे, एक अनदर पर्सन को अपॉइंट करेंगे जिसको कि हम बोलेंगे अंपायर। और अगर ये जो आर्बिट्रेटर हैं वो इक्वली डिवाइडेड हैं इन देयर ओपिनियन, तो जो अवार्ड ऑफ द अंपायर होगा वो फाइनल माना जाएगा। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर कॉपी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसको भेजी जाएगी? टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन कंसिलिएशन ऑफिसर। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब मैंने ये भी बोला कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाती है कि जो रेफरेंस रिप्रेजेंट पार्टीज़ हैं वो मेजॉरिटी ऑफ ईच पार्टी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी जो कि नॉन पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन है बट कंसर्न है इन द डिस्प्यूट, और उनको अपॉर्चुनिटी देगी कि वो बिफोर द आर्बिट्रेटर जो है वो अपनी बात रख सकते हैं। तो ये हर एक चीज़ जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो अब जैसे भी मैं आगे सेक्शंस बताऊंगा तो ये आप खुद पढ़ लेना वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। प्रोवाइडेड दैट, एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट है अदर देन द टर्मिनेशन, डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिट्रेंचमेंट, तो उस केस में जो वर्कर होगा उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? वो करेगा, अगर तो जैसे कि ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर तो उस एस्टेब्लिशमेंट में नेगोशिएटिंग यूनियन है तो वो बाय द नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल ही वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगी। अगर वहाँ पे कोई नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं है, नो नेगोशिएटिंग यूनियन इज देयर, देन बाय द ट्रेड यूनियन। और अगर वहाँ पे ट्रेड यूनियन भी नहीं है तो बाय सच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर जो भी डिसाइड किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दी। बट अगर डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू या रिगार्डिंग टर्मिनेशन, डिस्चार्ज, डिसमिसल और रिट्रेंचमेंट, तो उस केस में जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसकी होगी? उस कंसर्न्ड वर्कर की जिसकी डिसमिसल, डिस्चार्ज और टर्मिनेशन हो रही है, या फिर ऑथराइज्ड पर्सन बाय हिम। जो भी कंसर्न वर्कर किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज करेगा वो करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान में रखना कि डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिट्रेंचमेंट वाले केस में क्या केस है और अदरवाइज क्या केस है। ठीक है, इजी है। जहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ क्लियर करूँगा। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकती है स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को इन कनेक्शन विद सच डिस्प्यूट। और ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 है, इट विल नॉट अप्लाई टू द आर्बिट्रेशन इन दिस सेक्शन। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं चैप्टर 7 विच डील्स विद द मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, कंसिलिएशन ऑफिसर, इसको अपॉइंट कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन्स एज द कंसिलिएशन ऑफिसर। किस लिए करते हैं? फॉर मीडिएटिंग एंड प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एज सिंपल एज दैट। और ये जो अपॉइंटमेंट की जाती है ये की जाती है फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, या फिर फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज इन अ स्पेसिफाइड एरिया, या फिर फॉर वन और मोर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज आइदर परमानेंटली और टेम्परेरी, दैट इज फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो कंसिलिएशन ऑफिसर इजी है, समझ में आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि सेक्शन 42 डील करता है आर्बिट्रेशन के साथ। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो बन सकता है कि सेक्शन 43 किसके साथ डील करता है? तो वो करता है कंसिलिएशन ऑफिसर के साथ।
ठीक है, समझ में। मैं लास्ट में ना आपको एक डायग्राम दे दूंगा, उसमें मैं आपको जितना भी हम कुछ पढ़ेंगे थोड़ा सा उसको मैं एक समअप करने की कोशिश करूँगा। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट देखने के बाद यहाँ पे से भाग जाओ, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखा करो, सो दैट कि एंड तक पहुँचते पहुँचते मैं उनको समअप करने की कोशिश करता हूँ। तो जितना भी आप पढ़ते हो ना, वो लास्ट में आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी उस मतलब वहाँ पे पहुँचते पहुँचते लास्ट तक करते करते, ठीक है। तो उसको पूरा देखा करो, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है, विच डील्स विद द सेक्शन 44। ओके, सेक्शन 42 आर्बिट्रेशन, सेक्शन 43 डील्स विद द कंसीलिएशन ऑफिसर, सेक्शन 44 डील्स विद द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है सेक्शन 44 ये पूरा। अब इसको समझने के लिए पहले हम देखेंगे ये डायग्राम। अच्छा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 44 डील्स विद द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। दूसरा आप देखो यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे है कि बोलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, समझ में आता है। अब बोलता है कि स्पेसिफिकली अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, तो उस केस में उस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास पावर्स हैं, अथॉरिटी है, जुरिसडिक्शन है, एज मेंशन्ड इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952। समझ में आया। हमने बात क्या बोला कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स को। यहाँ तक समझ में आता है। आगे चलते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, अपॉइंट करेगी, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स के पास पावर्स हैं जो मेंशन है इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1952 के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है इसमें दो मेंबर होते हैं, एक तो होता है जुडिशियल मेंबर और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, ठीक है, इजी है, समझ में आता है। आगे चलते हैं। ये जो दो मेंबर हैं, इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी रिक्रूटमेंट, इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, सैलरी, रिमूवल एक्सेट्रा, ये सब जो है वो होंगे इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंस एक्ट, इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंस एक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जितने भी हम बात कर रहे हैं, ये कौन से ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, ये उस ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस ट्रिब्यूनल को स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी उसके बारे में थोड़ा सा प्रोविजंस अलग हैं, बहुत सिंपल है वो भी, बट उसको हम आगे देखेंगे। क्लियर हो गया। तो ये जितनी भी बात होगी यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह कॉन्स्टिट्यूट की हुई ट्रिब्यूनल के बारे में होगी। तो अभी तक हम यहाँ समझ चुके हैं, दो मेंबर होंगे, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। उनकी कंडीशंस को कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंस एक्ट 2017। पर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि उनकी जो कंडीशंस और सर्विसेज हैं, यू कैन नॉट वेरीड देम टू देयर डिसएडवांटेजेस, मतलब कि आप उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपने अभी 3 लाख सैलरी है उनकी, उसको आप 2.5 लाख नहीं कर सकते, या कुछ और भी कंडीशंस इस तरह की, ठीक है, समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो बेंच होगी, बेंच मतलब जो भी डिस्प्यूट को सुनेगी, देखेगी, उसको डिसाइड करेगी, उसको रिजॉल्व करेगी। ये 3 तरह की बेंच हो सकती है किसी भी ट्रिब्यूनल में। पहली, जिसमें कि जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर दोनों होंगे, तो मतलब उस बेंच में 2 मेंबर्स होंगे। जुडिशियल मेंबर अकेला भी उस बेंच का मेंबर हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर भी उस बेंच का अकेला मेंबर हो सकता है। तो 3 तरह की बेंचेस होगी। एक ऐसी बेंच जिसमें दोनों होंगे, दूसरी बेंच जिसमें जुडिशियल मेंबर होगा, और तीसरी बेंच जो है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। बट फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क पड़ेगा ये कौन से मैटर्स के साथ कौन सी बेंच डील करेगी। तो ये ऐसी बेंच जिसमें ये 2 मेंबर्स दोनों हैं, वो जो डील करेंगे जिन मैटर के साथ वो यहाँ लिखे हैं। पहला, दैट इज़ द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। दूसरा, डिस्चार्ज, डिसमिस एंड री इंस्टेटमेंट ऑफ वर्कर और ग्रांट ऑफ रिलीफ टू वर्कर। तीसरा, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। फोर्थ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एंड द फिफ्थ इज ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स। तो ये जो यहाँ पे मैटर्स लिखे हैं, ये कौन, इन मैटर्स के साथ कौन सी बेंच डील कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर वाली बेंच। समझ में आ गई। इसके अलावा जितने भी मैटर्स हैं उनमें उनको जो है वो जुडिशियल मेंबर की अकेली बेंच भी सॉल्व कर सकती है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की अकेली बेंच भी सॉल्व कर सकती है। तो ये जो मैटर्स लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यही जो है वो बेंच उनको सॉल्व कर सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस बेंच में ये दोनों मेंबर होंगे
उसमें जुडिशियल मेंबर जो है वो प्रिसाइड करेगा उस बेंच को, मतलब कि वो जो है वो उसकी पोजीशन हायर होगी विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। बिल्कुल इजी चल रहा है, कोई लोड नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इन कंसल्टेशन विद द जुडिशियल मेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ मैं बोल रहा हूँ जुडिशियल मेंबर, कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इन कंसल्टेशन विद द जुडिशियल मेंबर ओनली अपॉइंट कर सकती है अदर स्टाफ और ऑफिसर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ठीक है, इजी है, ओके। अब समझते हैं यहाँ से, देखो अब ये खुद पढ़ोगे आप, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये सब कुछ वैसे ही लिखा है यहाँ पे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है, और वो ट्रिब्यूनल जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास जुरिडिक्शनल पावर अथॉरिटी है एज मेंशन इन द सेक्शन 2 ऑफ द इम्प्लाइज प्रिवेंशन फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। इसके अंदर 2 मेंबर होंगे, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। वो जो है वो जो बेंच है वो इन दोनों मेंबर्स के साथ भी बन सकती है, अकेले जुडिशियल मेंबर के साथ भी बन सकती है, या अकेले एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के साथ भी बन सकती है, ठीक है। और इनकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह सब है वो इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 के द्वारा डिसाइड होंगी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर पढ़ा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। क्लियर? तो ये जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रैंक से कम नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो है। यहाँ तक क्लियर समझ में आता है? ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अब यहाँ पे जो आपको समझना है थोड़ा सा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत ईजी है। देखो, बोलता है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है, जो टर्म ऑफ ऑफिस जुडिशियल मेंबर है, उनकी सैलरीज, उनकी रेजिग्नेशन, रिमूवल सर्विसेज शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जिस ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, ठीक है, उसकी जो सर्विसेज या जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया? बट इट शेल नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जब जो बेंच है वो कंसिस्ट होगी ऑफ जुडिशियल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, तो उसमें वो कौन से मैटर के साथ डील करेगी? इट डील्स विद द मैटर केसेस रिलेटिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स के साथ, डिसमिसल, डिस्चार्ज, स्ट्राइक, रिट्रेंचमेंट, रीड, ये सब जो है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और अदर मेंबर के अदर जो रिमेनिंग केसेस हैं उनके साथ जुडिशियल मेंबर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर की जो बेंच है वो डिसाइड करेगी। और प्रिसाइड कौन करेगा? जुडिशियल मेंबर। तो मतलब इस तरह आपको ये फिर चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। क्लियरिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो है, अगर मान लो किसी रीज़न से वैकेंसी आ जाती है, कोई एक बेंच जो है वो वेकेंट हो जाती है और फिर नया पर्सन जो है वो उस बेंच में आता है, नया मेंबर जो है उस बेंच में आता है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? फ्रॉम द स्टेज एट विच द वैकेंसी इज फिल्ड। आधी प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी, फॉर एग्जाम्पल वो मेंबर जो है वो रिटायर हो गया, किसी और रीज़न से वो वेकेंट हो गई सीट, फिर नया मेंबर आता है, तो जो नया मेंबर है उन प्रोसीडिंग्स को जो स्टार्ट करेगा वो स्टार्टिंग से नहीं करेगा, वो जहाँ तक वो प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं उसके आगे से फिर वो प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। ये यहाँ पे बात हुई है, तो इसको ध्यान में रख लेना। एग्जाम में आपको बोलेगा कि ये स्टार्टिंग से फिर शुरू होगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। फाइनलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। अब यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, बोलता है कि जो नो नोटिफिकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन एज अ जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर शेल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। मैं इसको आपको सिंपली बता देता हूँ। इस प्रोविजन में बोला है कि जो भी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी तो उसमें जो भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात ये बोली है यहाँ पे, ठीक है। इजी था, समझ में आ गया। अब सेक्शन 46 डील्स विद द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के बारे में बात करेंगे। तो अगेन इसको भी वैसे ही हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत ईजी है, अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अभी पूरा पढ़ लिया तो ये तो बहुत ईजी है। बट अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसको? नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को। अभी हमने क्या पढ़ा था? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही थी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, बट नेशनल जब आ जाएगा ना तो ऑब्वियसली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पहला क्वेश्चन। अच्छा, जब भी इसको एनआईटी को, दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए 2 कंडीशंस देखा जाएगी कि ये जो मैटर है क्या वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, दैट इज डिस्प्यूट, और दूसरा कि ये जो डिस्प्यूट है क्या वो मोर देन 1 स्टेट को इफेक्ट करेगा या नहीं, या फिर जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में है वो मोर देन 1 स्टेट में सिचुएटेड है, तो उस केस में भी एनआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसमें भी वही प्रोसीजर है बिल्कुल। एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा, जुडिशियल मेंबर प्रिसाइड करेगा, जुडिशियल मेंबर की कंसल्टेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अदर स्टाफ को। बट यहाँ जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है ये चीज़, क्या उसमें हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, एक पोजीशन और हायर कर दिया है कि नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा वो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है सेक्रेटरी, यहाँ पे है जॉइंट सेक्रेटरी। ये दो डिफरेंसेस आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखो, जो जुडिशियल मेंबर है, अब जब हमने ट्रिब्यूनल पढ़ा था इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, उसमें जुडिशियल मेंबर के कोई क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं थी। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि ही शुड बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया, इजी था। अब बस इसको यहाँ से लिख लो आराम से, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ें सारी लिखी हुई है मैंने, जज ऑफ द हाई कोर्ट, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो सारी चीज़ें वैसे लिखी हैं। अब चलते हैं सीधा सेक्शन 47 की तरफ, दैट इज़ डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल एंड NIT, दैट इज़ नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो ऑब्वियसली ये जो डिसीजन लिया जाएगा वो बाय कंसेंसस लिया जाएगा ऑफ द मेंबर्स, मतलब बाय मेजॉरिटी, ठीक है। इसको कैसे लेंगे वो थोड़ा देखते हैं, इसको समझो जरा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बोलता है कि अगर मान लो जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो है वो डिफर कर जाते हैं इन देयर ओपिनियन, ठीक है, एंड शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर देन एंड मेक अ रेफरेंस टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उनको क्या करना पड़ता है, सिंपल सी बात ये बोली है कि अगर मान लो मेंबर्स जो है वो डिफर करते हैं इन देयर ओपिनियन, ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर जो है वो मेंबर्स हैं डिफर करते हैं इन देयर ओपिनियन, तो वो जो भी उनका डिफरेंसेस हैं वो उन पॉइंट्स को लिख के भेजेंगे किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ईजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक जुडिशियल मेंबर अपॉइंट करेगी ऑफ द अदर ट्रिब्यूनल, ठीक है, कर दिया, और उसको बोलेगी कि ये जो भी पॉइंट्स हैं इनको आप स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद अपना डिसीजन दो, एंड शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल who have first heard the case, including the judicial members of the other tribunal who heard the case thereafter। ठीक है, इजी है। तो सिंपल बोला उसने, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो अभी मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि मान लो दो मेंबर थे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, ठीक है, दो मेंबर थे। एक मेंबर ने एम्प्लॉयर की फेवर में डिसीजन दिया, एक ने वर्कर की फेवर में डिसीजन दिया। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो जो है वो एक अदर जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, उसके जुडिशियल मेंबर को जो है वो अपॉइंट करेगी और उसको बोलेगी ये जो भी डिफरेंसेस हैं इनको स्टडी करो और अपना डिसीजन दो। और मान लो इसने जो डिसीजन दिया वो किसकी फेवर में दिया, वो दिया एम्प्लॉयर की फेवर में, तो मेजॉरिटी किसकी हो गई, एम्प्लॉयर की। तो फिर डिसीजन जो होगा वो एम्प्लॉयर की फेवर में होगा। ये कहा गया है यहाँ पे कि जो डिसीजन आएगा वो आएगा मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे इसके दोनों मेंबर्स के डिसीजन को देखा जाएगा, एंड इंक्लूडिंग द जुडिशियल मेंबर, जो अगला ट्रिब्यूनल देखा उसका जुडिशियल मेंबर जो है वो उसकी डिसीजन को देखा जाएगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड डिसक्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें कि कौन मेंबर नहीं बन सकता है ट्रिब्यूनल्स का, तो वो है या तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, मतलब कि उसका कुछ रिलेशन है उस डिस्प्यूट के साथ, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो नहीं बन सकता। या दूसरा, इफ़ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स, उस केस में नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन 49, वेरी इजी, दैट इज प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन ऑफिसर ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है, जो भी प्रोसीजर उनको सही लगता है वो उस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कि जो भी कंसिलिएशन ऑफिसर्स हैं वो फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एंटर कर सकते हैं प्रीमाइसेस में बाय गिविंग द रीजनेबल नोटिस, ठीक है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा कि जो कंसिलिएशन ऑफिसर या ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनके पास सेम पावर्स होती हैं एज वेस्टेड इन अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। वो कौन सी पावर्स हैं, जैसे कि किसी पर्सन को बुला के उससे पूछताछ करने की पावर, उससे डॉक्यूमेंट्स मांगने की पावर, विटनेसेस को एग्जामिन करने की पावर, या कुछ और जो भी मैटर जो कि इस कोड में लिखे गए हैं। सिंपल सी बात है। और जो भी ये इंक्वायरी करेगी कंसिलिएशन ऑफिसर या ट्रिब्यूनल जो हैं वो मानी जाएगी जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर द मीनिंग एज मेंशन्ड इन सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब आगे चलते हैं, इस पे यहाँ पे देखना है आपको। हाँ, एक और चीज़, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, बोलता है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा पर्सन जिनको की स्पेशल नॉलेज है ऑफ द मैटर अंडर कंसिडरेशन टू एडवाइस अ ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है
वो किसी भी एक एक्सपर्ट को जो कि उस पर्टिकुलर जो मैटर है उसमें उसको एक्सपर्टीज़ है, उसमें जो है वो ट्रिब्यूनल को हेल्प करने के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये ध्यान में रखना। और आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आगे कंसिलिएशन ऑफिसर या जो भी मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल हैं वो एज ए पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा उनको अंडर द इंडियन पीनल कोड। क्योंकि हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं उनमें कुछ रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस भी हों या रिटायर्ड सेक्रेटरीज ऑफ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हों, तो उस केस में उनको जो है वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो जितनी भी फैसिलिटीज़, जो भी कंडीशंस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं वो सब उनके ऊपर होंगी। समझ में आ गया। और आगे बहुत ईजी है, जो कॉस्ट जितनी भी बियर होगी बिफोर द ट्रिब्यूनल, ये जो भी प्रोसीडिंग्स चली ट्रिब्यूनल में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो भी कॉस्ट्स होगी वो डिस्क्रिशन है ऑफ द ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की, उसको कौन बियर करेगा। तो जितनी भी कॉस्ट इन प्रोसीडिंग्स में आएगी उनको कौन भरेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। तो पेपर में आपको यहाँ लिख देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उसको ध्यान में रखना, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं होगा। या फिर वो वहाँ लिख देगा 50-50%, तो वैसा भी नहीं है। वो किसकी डिस्क्रिप्शन है, बिल्कुल वो ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिप्शन है कि टू डिटरमाइन बाय एंड टू whom एंड टू व्हाट एक्सटेंट एंड सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस सच कॉस्ट आर टू बी पेड। देखो ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 345, 346 एंड 348 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, एवरी ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट माना जाएगा। तो जो भी इन सेक्शंस के अंदर प्रोविजंस हैं उसके रिगार्डिंग अगर कोई मैटर है तो उसमें जो ट्रिब्यूनल है उसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर जो है वो सिविल कोड माना जाएगा। बिल्कुल इजी है। और ये जो भी अवार्ड दिया जाएगा बाय द ट्रिब्यूनल, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, जिस तरह जो सिविल कोर्ट है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिस तरह जो सिविल कोर्ट है उसके ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जो है वो इन अवार्ड्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा जो भी ट्रिब्यूनल्स के द्वारा दिए जाएंगे। बस सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हल्का चल रहा है ना। आगे चलते हैं। पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल और एनआईटीज टू गिव अप्रोप्रिएट रिलीफ इन केस ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कर। तो यहाँ पे बोलता है कि इफ़ द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, या जो ट्रिब्यूनल है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ये जो डिस्चार्ज किया गया वर्कर का, ये जो उसको टर्मिनेट किया गया वो जस्टिफाइड नहीं है, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, तो वो एक बाय इट्स अवार्ड उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है, मतलब उस ऑर्डर को डिसमिस कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है टू री इंस्टेट द वर्कर। एम्प्लायर को बोल सकती है कि आप जो है वो इस वर्कर को फिर से एम्प्लॉयड करो अपनी एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर कुछ अदर रिलीफ दे सकती है टू वर्कर। मान लो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ठीक है, मतलब इस वर्कर ने गलती की है बट इस गलती की सज़ा जो है वो डिस्चार्ज या डिसमिसल नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में उसको एनी लेसर पनिशमेंट इन ल्यू ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिस जो है वो उसको दी जा सकती है। उस डिसमिसल या डिस्चार्ज के बजाय उसको कुछ और कम पनिशमेंट देके जो है वो उसको रिलीफ दिया जा सकता है। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, और ये जो ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है ये रिलीफ दे सकता है टू वर्कर किसी भी मैटर में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे लगेगा आपको भी सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो मतलब यहाँ से देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन है आपको ना, वहाँ सीधा लिख देगा कि मतलब कि जो इंटरिम रिलीफ है जो वर्कर्स को दिया जाता है अंडर द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल जो भी रिलेशन है उसमें वो कौन देता है, तो वहाँ पे ऑप्शन लिखे होंगे कंसिलिएशन ऑफिसर ए, दूसरा में लिखा होगा आपके पास ट्रिब्यूनल, दूसरा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तीसरा या ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको वहाँ पे चूज़ करना है। तो ध्यान में रखना कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वहीं जो है वो इंटरिम रिलीफ दे सकते हैं। यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनता है, बट यहाँ पे कंडीशन है एक, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है कि ये जो भी अभी हमने पढ़ा कि जो डिसीजन लिया जाएगा बाय द ट्रिब्यूनल की हम जो है वो वर्कर को थोड़ा सा जस्टिफाई करने की, जस्टिस देने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो भी सुनवाई होगी वो होगी ऑन द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड एंड नॉट टेक एनी फ्रेश एविडेंस इन रिलेशन टू द मैटर। तो मतलब जो भी अभी तक उस प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड पे एविडेंसेस रख दिए जा चुके हैं उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, इसके अलावा फ्रेश एविडेंसेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और आगे आता है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, मतलब सिंपल है, या जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स बने थे उनके तहत जो भी केसेस पेंडिंग रह गए, क्योंकि जैसे ही ये कोड कमेंसमेंट में आएगा या मतलब ठीक है, तो उस टाइम जो भी वहाँ पे केसेस पेंडिंग हो गए लेबर कोर्ट में अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो सारे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द ट्रिब्यूनल।
और वैसे ही जो नेशनल ट्रिब्यूनल में जो केसेस पेंडिंग थे इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू द नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर दिस कोड। ठीक है, और वो जो मैटर्स हैं दे शैल बी डील विद द डिनोवो, मतलब कि उनको उसी स्टेज से स्टार्ट किया जाएगा एट विच देवर पेंडिंग बिफोर सच ट्रांसफर। मतलब वही बात आ गई कि उन केसेस को स्टार्टिंग से वैसे शुरू नहीं किया जाएगा, उनको जिस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं उसी स्टेज से जो है वो उनको स्टार्ट किया जाएगा फिर से, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही एडजस्टमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अंडर रिपील्ड एक्ट, तो जो भी आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रिपील किया गया, ठीक है, उसके तहत जो भी लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको जो है वो कंटिन्यू उनको यहाँ पे मेंबर बना दिया जाएगा ऑफ द ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। कंडीशन ये है कि वो क्वालिफाई होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड अंडर दिस कोड। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, सेक्शन 53 डील्स विद द कंसीलिएशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मैं आपको लास्ट में एक चार्ट दूंगा, कोशिश की है मैंने उसको आपको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की, ये जितनी भी हम चीज़ें पढ़ेंगे मतलब जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो एक चार्ट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, बोलता है कंसीलिएशन एंड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। तो बोलता है जो कंसीलिएशन ऑफिसर है शैल होल्ड कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स। सिंपल सी बात है, बट प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है कि वो जो कंसीलिएशन ऑफिसर है वो ऐसी किसी भी प्रोसीडिंग्स को होल्ड नहीं कर सकता जिसमें कि जो डिस्प्यूट है वो 2 साल पुराना है। तो इसका मतलब जो कंसीलिएशन ऑफिसर है वो सिर्फ उन्हीं कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड कर सकता है जो कि जिसमें कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल में यहाँ से देखो सेक्शन 53 कंसीलिएशन ऑफिसर जो है वो प्रोसीड कर सकता है विद द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, उसके रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स चला सकता है, बट वो लेस देन 2 years ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अरोज। तो ये 2 year के अंदर अंदर जो है वो आपको पहले कंसीलिएशन ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। दूसरा, जब भी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज जो है वो डिसाइड होगा तो उस कंसीलिएशन ऑफिसर को ड्यूटी बनती है कि वो उन कॉपीज़ को किसको भेजे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। जो भी सेटलमेंट हुआ उसकी कॉपीज़ किसको भेजनी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। बट मान लो अगर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन नहीं हुआ, अगर वो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट कंसीलिएशन ऑफिसर की प्रोसीडिंग में साइन नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं बना, तो उस केस में उसको 45 डेज के अंदर अंदर अपनी फुल रिपोर्ट देनी होगी टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड कंसर्न पार्टीज को। ठीक है, बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस है, क्या है वो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, बोलता है कि कंसीलिएशन ऑफिसर को विद इन 45 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कंसीलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट देनी है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, बट कंडीशन क्या है कि ऑफिसर मतलब जो कंसीलिएशन ऑफिसर रिसीव्स नोटिस अंडर सेक्शन 62, बट जो भी उसके पास डिस्प्यूट आएंगे अंडर 62 उस केस में उसको जो रिपोर्ट है वो विद इन 14 डेज देनी होगी। अब ये सेक्शन 62 में कौन से मैटर्स हैं वो हम जब आएगा उसमें तब वहाँ देखेंगे, उस टाइम भी मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा फिर से। बट अभी आपको याद क्या रखना है कि एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन ये है कि ये जो 45 डेज़ की कंडीशन है ये जब अंडर सेक्शन 62 उसके पास कोई डिस्प्यूट आएगा तो उस केस में वो उसको 14 डेज़ के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है। ये बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरा, इसके बाद एक और एक्सेप्शन है, provided further that subject to the approval of conciliation officer the time may be extended by such period in writing by the concerned parties। बट ये जो 14 दिन का टाइम है, ये जो 45 दिन का टाइम है, इसको बढ़ाया जा सकता है by the conciliation officer in consultation with the concerned parties। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी इजी। ओके, अब आगे चलते हैं। अच्छा, तो जब मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन नहीं होगा या अराइव नहीं होगा तो वो जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं वो आगे जा सकती हैं, अपील कर सकती हैं इन द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। बट वो कब कर सकती हैं, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिपोर्ट। तो जिस दिन ये फुल रिपोर्ट भेजी जाएगी बाय द कंसीलिएशन ऑफिसर टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड द कंसर्न पार्टीज, उस पर्टिकुलर डेट के 90 दिनों के अंदर अंदर एग्रीव्ड पार्टीज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकती हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आ गया। सेक्शन 45, तो ये मैंने आपका 53 क्लियर हो गया। अब ये 54 कुछ नहीं है। 55 फॉर्म्स ऑफ अवार्ड, इट्स कम्युनिकेशन एंड कमेंसमेंट। देखो यहाँ से समझो, जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड आया या जो अवार्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आया, ठीक है, वो फोर्स में कब आएगा, वो फोर्स में आएगा केम इन टू द फोर्स ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। जिस दिन उस डिस्प्यूट को कम्युनिकेट, उस अवार्ड को कम्युनिकेट किया गया टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कंसर्न पार्टीज को, उसके 30 दिन के बाद वो जो अवार्ड है वो फोर्स में आ जाएगा।
पर उसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो डिस्प्यूट है ये नेशनल, ये जो डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो अवार्ड आया, ये जो डिसीजन आया, ये जो डिसीजन है वो नेशनल इकोनॉमी को या इससे सोशल जस्टिस इफेक्ट हो रही है, तो उस केस में उस अवार्ड की जो इन्फोर्सेबिलिटी है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है या डिले किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि 30 दिन की एक्सपायरी के बाद वो फोर्स में आ जाएगा। बट अगर नेशनल जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नेशनल इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस के बेसिस के ऊपर उस पर्टिकुलर जो अवार्ड है उसको, उसकी जो इन्फोर्सेबिलिटी है उसको आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पे दो कंडीशन है। देखो, अब यहाँ पे मान लो, बट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना होगा, उनको 90 दिनों के अंदर अंदर 90 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपनी जो भी उन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है, जो भी ऑर्डर दिया प्लस जो भी अवार्ड जो कंसिलिएशन ऑफिसर या जो भी अवार्ड ट्रिब्यूनल से मिला है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करना होगा। उसके रिगार्डिंग जो बिल है उसको, अगर तो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल को लेड करेगी या पार्लियामेंट में लेड करेगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, और जिस दिन उन्होंने उस बिल को पार्लियामेंट में दिया उसके ठीक 15 दिन की एक्सपायरी के बाद वो जो बिल है वो फोर्स में आ जाएगा। तो जो भी उन्होंने मॉडिफिकेशंस और चेंजेस किए उस अवार्ड में, वो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज ऑफ लेड ऑन ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट, वो जो है वो फोर्स में आ जाएगा अवार्ड। बट मान लो 90 दिनों के अंदर उन्होंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं किया, तो वो जो अवार्ड है वो फोर्स में आ जाएगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो जिस दिन ये डेट ऑफ कम्युनिकेशन हमने अभी बात की थी उस दिनों के 90 दिनों के बाद जो है वो फोर्स में आ जाएगा। इसको एक बार फिर से हम लास्ट में देखेंगे। अगर अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो उसको एज इट इज़ रहने दो, इसको हम फिर से लास्ट में देखेंगे, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 55 हो गया। सेक्शन 56 सिंपल बोलता है कि अगर मान लो कोई ट्रिब्यूनल है और वो डिसीजन देता है एम्प्लॉयर को कि भाई साहब आप वर्कर को फिर से री इंस्टेट करो अपने एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट दो उसको, तो उस केस में अगर मान लो एम्प्लॉयर आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो उस टाइम जिस भी टाइम ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो ये एम्प्लॉयर जो है वो उसको वर्कर को फुल वेजेस देने पड़ेंगे, ये बोला है यहाँ पे। ठीक है, बस ये पूरी बात यहाँ पे आप देख लेना इसको। बट यहाँ पे एक कंडीशन दी है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई या सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि वर्कर जो है वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है एस्टेब्लिशमेंट में, उसको एडिक्वेट रेम्युनरेशन मिल रही है, तो उस केस में कुछ उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेज या कुछ भी मेंटेनेंस अलाउंसेज देने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है आगे आता है सेक्शन की, जो अवार्ड है ये जो डिसीजन है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ये ऑब्वियसली बात है एप्लीकेबल होगा ऑन ऑल पार्टीज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो भी पार्टीज थी उस डिस्प्यूट में उनके ऊपर, ये जो भी अदर पार्टीज जो कि समन किए गए थे टू अपीयर, अनलेस की जो ट्रिब्यूनल है उसको लगता है कि वो समन जो किए गए थे वो विदाउट प्रॉपर कॉज किए गए थे, तब उनके ऊपर नहीं होगा। अदरवाइज जो भी समन पार्टीज है उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। इन केस ऑफ एम्प्लायर, वो उसके लीगल हेयर्स, उसके सक्सेसर्स है ना, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। इन केस ऑफ वर्कर्स, वो जितने भी वर्कर्स उस एस्टेब्लिशमेंट में हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा, या फिर जितने भी बाद में सक्सेसिवली जो है वो एम्प्लॉयड होंगे वर्कर, उनके ऊपर भी जो डिसीजन है वो अप्लाई होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 58, दैट इज़ द पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट एंड अबॉर्ड। बहुत ईजी है, इसको यहाँ से समझो। बोलता है जो सेटलमेंट है वो ऑपरेशन में कब आएगा, वो उस दिन ऑपरेशन में आएगा, उस दिन फोर्स में आएगा जो डेट उस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में मेंशन की है, या फिर उस मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में जो डेट मेंशन की है कि इस तारीख से ये फोर्स में आ जाएगा, ये दोनों। ओके, पहला बोला मैंने कि जो भी डेट मेंशन की है मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट में उस दिन से वो फोर्स में आ जाएगा, या फिर जो भी मेमोरेंडम जिस दिन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड हुआ उस तारीख से जो है वो फोर्स में आ जाएगा जो भी सेटलमेंट हुई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अभी आपने पीछे करवाया कि 30 डेज़ की एक्सपायरी के बाद होगा, अभी आप बता रहे हो कि जो है वो ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम सेटलमेंट। तो बात ऐसी है कि थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे बात हो रही है अवार्ड की, और आगे बात हो रही है सेटलमेंट की। तो जो अवार्ड है और सेटलमेंट है उसमें रात दिन का फ़र्क है। अवार्ड हुआ है जिसको कि थर्ड पर्सन देता है, जैसे कि आपका ट्रिब्यूनल्स हो गए, आर्बिट्रेटर हो गया,
बट सेटलमेंट होती है जब दोनों पार्टीज ने आपस में ही मिलकर मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन कर लिया। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो जब अवार्ड की बात आएगी तब तक वो 30 डेज़ वाला प्रोसीजर चलेगा, बिल्कुल 90 डेज़ 15 डेज़ वाला पार्लियामेंट में बिल लेना पड़ेगा। बट जब सेटलमेंट की बात आएगी तो उस केस में जो है वो ये जो भी मेंशन डेट है वहाँ पे मेमोरेंडम सेटलमेंट में वो वहाँ से अप्लाई होगा। अच्छा, अब चलते हैं पीरियड ऑफ ऑपरेशन, कब तक जो है वो अप्लाई रहेगा। तो फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड, तो या तो स्पेसिफिकली सेटल मेमोरेंडम में ही स्पेसिफाई है कि इतने टाइम तक जो है वो ये सेटलमेंट जो है वो फोर्स में रहेगी। दूसरा, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट and continue after the expiry of said period or the expired on expiring of 60 days from the date of the application for termination। तो वो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ आज जो है वो डिसाइड हुआ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट और आज से ही जो है वो ये फोर्स में भी आ गया। अब ये कितना टाइम तक रहेगा? ये रहेगा, वैसे तो ये रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, बट बोलता है कि 6 मंथ तक तो रहेगा ही रहेगा। और अगर उस 6 मंथ के बाद किसी ने एप्लीकेशन दे दी फॉर इट्स टर्मिनेशन, तो उस एप्लीकेशन जो हमने दी उसके 60 डेज़ के अंदर 60 डेज़ के एक्सपायरी के बाद जो है वो ये पीरियड ऑफ ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पे बोलने की बात हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया? बस इतनी सी बात थी। दूसरा कि ये जो अवार्ड है, अगेन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड बीइंग बिकम एनफोर्सेबल। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से समझो। Award shall subject to the provision of this section remain in operation for a period of 1 year from the date on which award become enforceable। ये हमने ऑलरेडी देख लिया, तो 1 साल के लिए जो है वो इसमें रहेगा। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन क्या है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उस 1 ईयर को रिड्यूस कर सकती है। एक और एक्सेप्शन क्या है कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस 1 ईयर को रिड्यूस तो कर सकती है बट इसको एक्सटेंड भी कर सकती है बाय एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। तो एक टाइम पे 1 साल से ज़्यादा के लिए वो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। बोलने का मतलब है कि वो उसको एक्सटेंड कर सकती है बट एक टाइम पे 1 साल तक ही उसको एक्सटेंड कर सकती है। और टोटल कितना एक्सटेंड कर सकती है? फॉर 3 ईयर्स, डज नॉट एक्सीड 3 ईयर्स इन द टोटल पीरियड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिड्यूस भी कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है। इंक्रीज मैक्सिमम कितना कर सकती है? 3 सालों तक, और एक टाइम पे 1 साल के लिए ही जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकती है। बस ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है, ठीक है। और अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है या कोई उसके सामने एप्लीकेशन लाता है कि जो भी आपने डिसीजन दिया या जो अवार्ड दिया था उस अवार्ड के जो बेसिस थे अब उसमें चेंजेस आ चुके हैं, जिन बेसिस के ऊपर आपने जो है वो अवार्ड दिया था उसमें मटेरियल चेंज आ चुका है, तो उस जो भी आपने अवार्ड दिया उसके पीरियड ऑफ ऑपरेशन को कम किया जाए, उसके लिए अगर एप्लीकेशन दी जाए तो उसको जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसको भेजेगी? ट्रिब्यूनल को भेजी जाएगी। और ट्रिब्यूनल जो है वो फिर डिसाइड करेगा कि वो जो पीरियड ऑफ ऑपरेशन है उसको या तो वैसे ही रहना दिया जाए या फिर उसको शॉर्ट कर दिया जाए, और ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और बस बाकी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अभी तक पढ़ा था। सेक्शन 59 इसको देख लेते हैं लास्ट बार यहाँ से, दैट्स इट, फिर उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा ये। रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। अब मान लो कोई वर्कर या कोई ऑथराइज्ड पर्सन या कोई लीगल हेयर एप्लीकेशन देता है टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि सर जो है वो, अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये जो एप्लीकेशन है वो इट शुड बी मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच मनी ड्यू है। तो ये 1 साल के अंदर जो है वो आपकी एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। बट इसको इस 1 साल की कंडीशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई है। बट अदरवाइज जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर जो है वो उसको 1 साल के अंदर जो है वो उसको अप्लाई करना होगा टू दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आगे फिर अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो भी मैटर लिखा है उसमें वाकई ही जो मनी है वो रिकवरी के लिए है एम्प्लॉयर के पास, तो वो एक इशू ऑफ सर्टिफिकेट करेगी जो कि कलेक्टर को दिया जाएगा और कलेक्टर जो है फिर इसको रिकवर करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो भी मनी रिकवर की जाएगी या फिर जो भी ऐसे बेनिफिट्स जो कि डिसाइड करना है कि उनकी कितनी वैल्यू बनती है उसके रिगार्डिंग जो ट्रिब्यूनल है वो कमिश्नर को अपॉइंट कर सकता है। वो कमिश्नर रिपोर्ट भेजेगा किसको? वापस ट्रिब्यूनल को, और फिर वो ट्रिब्यूनल जो है वो आगे उसको फॉरवर्ड करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगेन वही फिर सर्टिफिकेट इशू करेगी कलेक्टर को, और कलेक्टर जो है वो रिकवर करेगा उस अमाउंट को। तो बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा जो बेनिफिट मिला है
ठीक है, या कोई भी ऐसा बेनिफिट जिसकी कि मिलिट्री वैल्यू निकालनी है, किसकी कितनी मिलिट्री वैल्यू बनती है, ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल को जो है वो सेंड करेगी उस मैटर को, और उस ट्रिब्यूनल को वो 3 मंथ के अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ेगा मैटर। उसको एक्सटेंड भी कर सकता है ट्रिब्यूनल अगर उसको लगता है, बट इन जनरल उसको 3 मंथ के अंदर अंदर जो है वो डिसीजन देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस पूरे पैराग्राफ में डिसीजन मतलब जो स्टोरी बनी वो क्या थी, जो भी एग्रीव्ड पर्सन होगा वो एप्लीकेशन देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अंदर, जब से वो मनी ड्यू है एम्प्लॉयर के पास। आगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि बाकी जो है वो मनी ड्यू है, तो वो एक इशू ऑफ सर्टिफिकेट इशू करेगा टू दी कलेक्टर, और कलेक्टर जो है वो रिकवर करेगा उसको अमाउंट जो भी ड्यू है फ्रॉम द एम्प्लॉयर। और अगर मान लो कोई भी मनी या जो बेनिफिट मिला है उसका मनी वैल्यू डिसाइड करनी है कि इस बेनिफिट का कितना मनी वैल्यू जो है वो बनता है, उस केस में अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को वो केस भेजे कि आप डिसाइड करो कि इसका कितना मॉनेटरी वैल्यू बनता है। तो उस ट्रिब्यूनल को 3 मंथ के अंदर अपना डिसीजन देना होता है, बट उसके लिए ट्रिब्यूनल जो है वो एक कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है, वो अपनी रिपोर्ट देगा ट्रिब्यूनल को वापिस, और ट्रिब्यूनल जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगी, और फिर वहीं से सर्टिफिकेट इशू करके जो है वो कलेक्टर उसको रिकवर करेगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आ गया। एंड द लास्ट इज कि कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे बोला है कि जब भी कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है वो कमेंस्ड कब मानी जाएंगी, जैसे ही उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है तब से मान लिया जाएगा कि ये जो कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स है ये स्टार्ट हो चुकी हैं। और कंक्लूडेड कब मानी जाएंगी, जब मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन होगा, या फिर जब यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हुआ तो उस केस में फेलोर ऑफ कंसीलिएशन इज रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द कंसीलिएशन ऑफिसर। तो उस तारीख से, या फिर जिस तारीख को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को वो केस भेजा गया उस तारीख से जो है वो माना जाएगा कि ये जो कंसीलिएशन ऑफिसर है उसका जो मतलब जो कंक्लूजन है वो हो चुका है प्रोसीडिंग्स का। ठीक है, इजी है। सो एंड दिस इज़ द लास्ट कि यहाँ पे बोलता है कि कुछ मैटर्स को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना होता है बाय द ट्रिब्यूनल और कंसीलिएशन ऑफिसर्स को। तो मतलब कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ऐसे अदरवाइज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। अगर रिक्वेस्ट किया जाता है बाय दी जो भी कंपनी है या जो भी एम्प्लॉयर है उसके द्वारा अगर रिक्वेस्ट की जाए कि इस इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, तो उस केस में जो है वो उस ट्रिब्यूनल को जो है वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, बट डिस्क्लोज एनी सच इन्फॉर्मेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ इन राइटिंग ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो बिना कंसेंट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन या फिर पर्सन या फिर फर्म या फिर कंपनी जो भी उस क्वेश्चन में कंसर्न है उसकी बिना कंसेंट के साथ जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को, प्रोवाइडेड दैट। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन ये है कि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हो जो कि फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 193 जो है वो अंडर इंडिपेंडेंट कोर्ट जो है वो ज़रूरी है डिस्क्लोज करना। ठीक है, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट, और ये था वो टेबल लास्ट का जिसके थ्रू आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वो सबसे पहले जाएगा आर्बिट्रेशन के पास। अब आर्बिट्रेशन या तो अवार्ड देगा या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं होगा वो। तो विद इन 2 ईयर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अरोज वो आगे जाएगा फिर कंसीलिएशन ऑफिसर के पास। वो कंसीलिएशन ऑफिसर का जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है वो या तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर तो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उस कंसीलिएशन ऑफिसर को 45 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपनी फुल रिपोर्ट देनी होगी टू द कंसर्न पार्टीज और कंसीलिएशन ऑफिसर को। ठीक है, या फिर जो है वो ये 90 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो ये रिपोर्ट जब भी आपके पास आई उसके बाद अंदर अंदर आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अपना जो अपील दायर कर सकते हो। तो जिस दिन रिपोर्ट आई कंसीलिएशन ऑफिसर की उसके 90 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आप आगे अपील कर सकते हो। कहाँ पे, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल जो है वो अपना डिसीजन देगा और मान लो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन वो एनफोर्स में आ जाएगा अवार्ड। या फिर मान लो अवार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ या फिर मान लो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसकी एनफोर्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया कि ये जो है वो 30 दिन के जो है वो एक्सपायरी के ऊपर फोर्स में नहीं आएगा, तो उस केस में आगे 2 कंडीशंस होंगी, या तो गवर्नमेंट उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेगी या नहीं करेगी। मान लो उसने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ये तो जो है वो अवार्ड फोर्स में आ जाएगा। या फिर अगर उसमें गवर्नमेंट ने मॉडिफिकेशन या रिजेक्शन की तो उस गवर्नमेंट को 90 दिनों के अंदर अंदर उस पर्टिकुलर बिल को जो भी उसने चेंजेस किए उस अवार्ड में उसको अवार्ड के साथ जो है वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखना होगा। और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लेड ऑन, जिस दिन भी वो वहाँ पे रखा उसके 15 दिन के एक्सपायरी के बाद जो है वो एनफोर्स में आ जाएगा
वो अवार्ड। ठीक है, तो ये थी स्टोरी आज की। तो इस वीडियो को मुझे लगता है आपको कम से कम 2 बार देखना होगा, तब जाके जो है वो आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। तो लास्ट में बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में। यहाँ से आपको और भी समझ आ जाएगा क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें किस तरह के कॉन्सेप्ट हमने समझे अभी तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर नॉट एंटरटेन्ड बाय इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कंटेनिंग बेंच ऑफ जुडिशियल मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर? ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स, बोथ ए एंड बी, और हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स। तो बोलता है कि इनमें से ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो कि ट्रिब्यूनल एंटरटेन नहीं कर सकती है, जिसमें कि जो बेंच है वो उन दोनों मेंबर से बनी हुई। तो हमने अभी पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन के डिस्प्यूट तो आते हैं, लॉकआउट और स्ट्राइक्स के मैटर्स भी आते हैं, तो मतलब ये दोनों तो आएंगे। हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स जो है वो नहीं आते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, आगे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल इन कंसल्टेशन विद जुडिशियल मेंबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, जुडिशियल मेंबर ओनली, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ओनली, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज जुडिशियल मेंबर। लेसन 2020, चूज द करेक्ट मैचिंग ऑप्शन रिगार्डिंग चैप्टर एंड द प्रोविजंस दे कंटेन। तो कौन से चैप्टर में कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर चैप्टर 9, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन चैप्टर 6, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस चैप्टर 10, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू एलआरसी चैप्टर 11 और नोटिस ऑफ चेंज चैप्टर 4। बताओ। अब मैंने देखो आपको कहा था कि जो एलआरसी है और जो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एलआरसी है वो इकट्ठे थे, है ना। तो यहाँ पे ये 9 है और ये यहाँ पे कितना दिया है 11, तो ये इकट्ठे तो नहीं है, मतलब इन दोनों में से एक गलत है। तो आपको पता था कि एलआरसी पहले था, तो मतलब पहला तो बिल्कुल सही है और पहला सब में है, तो मतलब अभी तो हम कोई एलिमिनेट नहीं कर सकते। बट ये साथ में थे, तो इसका मतलब ये 11 तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब डी तो ऑप्शन में नहीं होगा, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब इन दोनों में से कोई बचा, तो ए और बी दोनों में है, तो मतलब बी तो बिल्कुल सही होगा, जो कि ए और बी दोनों में है। अब बचता है सी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डील्स विद द चैप्टर 10। अब यहाँ पे आपको देखना है, तो जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस है वो चैप्टर 10 के साथ नहीं डील करता है। चैप्टर 10 के साथ तो कौन डील करता है? चैप्टर 10 के साथ डील करता है एलआरसी के स्पेशल प्रोविजंस। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बचा आपके पास ए और बी। और नोटिस ऑफ चेंज भी चैप्टर 4 नहीं, चैप्टर 5 के साथ डील करता है। ठीक है, अब समझ में आ गई किस तरह करना है आपको। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल इन द कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नन ऑफ द अबव। आंसर इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को कौन अपॉइंट करेगा? दोनों, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो इसमें आंसर आएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। सो गाइज, ये थे आज की एमसीक्यूज़ और ये था आपका आज का सेशन। और समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देखना, और कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं कोशिश करूँगा कि इसको और ईजी तरीके से किस तरह आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया इसको कम्प्लीटली इस तरह करो, मतलब इसके बाहर आपको क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। मैंने जितना इसको अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो उसको इस तरह करने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।